फ्रेंड्स, दिस इज रिंकी गुप्ता। लास्ट वाली वीडियो में अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का और न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको पहले लास्ट वाली वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट होता क्या है कि जो अपना एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है उसमें रेफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में जो हमें सिग्नल मिलता है, सिग्नल की जो पोजीशन होती है वो अपना होता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट एक मेजर होता है कि अपना जो रेफरेंस कंपाउंड का सिग्नल होता है उससे कितनी दूरी पर अपने प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो मिल रहा है। जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मान लो एनएमआर स्केल है और ये जो है इस पोजीशन पे किसका सिग्नल मिल रहा है अपन को, अपने रेफरेंस कंपाउंड का। तो इस रेफरेंस कंपाउंड से जितनी दूरी पर अपन को सिग्नल मिलेगा, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे अपन को सिग्नल मिल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी अपनी केमिकल शिफ्ट। ये क्या होगी केमिकल शिफ्ट। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि रेफरेंस कंपाउंड का जो सिग्नल होता है उससे जितनी दूरी पर अपन को सिग्नल मिलता है वो क्या होता है, उस सिग्नल की जो पोजीशन होती है वो क्या होता है अपना केमिकल शिफ्ट। जो हमारे स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जैसे कि 60 मेगाहर्ट्ज वाला, जैसे 90 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, इस टाइप से वो डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। अब अपन को पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड स्ट्रेंथ के। तो इसी जिस तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, उसी रेशियो में जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या करती जाएगी, वेरी करती जाएगी। तो अपन ने मान लो किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा लिया है, एक तो लिया है 200 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोमीटर में और एक लिया है 300 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोमीटर में। तो इन दोनों के केस में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। कब होगी, जब अपन केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किस में लेंगे, हर्ज में। इसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो केमिकल शिफ्ट जो होता है उसके लिए कौन सा स्केल काम में लिया जाता है, डेल्टा स्केल। कौन सा स्केल काम में लिया जाता है, डेल्टा स्केल। ये जो डेल्टा स्केल होता है इसमें क्या होता है कि चाहे अब अपन स्पेक्ट्रोमीटर 200 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला ले, चाहे 300 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला ले, डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड अब नहीं करेगी। तो अपन डेल्टा स्केल में जो डेल्टा की वैल्यू है वो निकाल लेंगे कैसे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे अपन केमिकल शिफ्ट इन हर्ज, केमिकल शिफ्ट इन हर्ज अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ज। जो स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी मेगाहर्ज में, इन दोनों का रेशियो क्या होगा अपना डेल्टा। तो यहाँ से अपन को जो डेल्टा की वैल्यू निकल के आती है वो किस में निकल के आती है, पीपीएम में। तो अब अपन जब मान लो 200 मेगाहर्ज स्पेक्ट्रोमीटर पे काम करेंगे तो यहाँ पे हर्ज में वैल्यू कुछ और आएगी केमिकल शिफ्ट की। 300 मेगाहर्ज वाले इंस्ट्रूमेंट में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हर्ज में कुछ और आएगी। लेकिन जब अपन डेल्टा वैल्यू निकालेंगे तो दोनों के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक, फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे इथाइल क्लोराइड में दो टाइप के सिग्नल मिलेंगे अपन को, एक सिग्नल मिलेगा CH3 वाले प्रोटॉन्स के लिए और एक सिग्नल मिलेगा CH2 वाले प्रोटॉन्स के लिए। अपन इस अगली वीडियो में देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ ऐसे कि इसके लिए यहाँ पे दो सिग्नल मिलेंगे, एक इस वाले प्रोटॉन के लिए और एक इस वाले प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे तो अपन यहाँ पे पहले 200 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो ये वाले जो प्रोटॉन है, मतलब CH3 वाले प्रोटॉन है, इनके लिए कितने हर्ज पे मिलेगा केमिकल शिफ्ट, इसके लिए मिलेगा अपन को 300 हर्ज पे और इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है 520 हर्ज पे। अगर अपन इसी कंपाउंड को 300 मेगाहर्ज इंस्ट्रूमेंट में देते हैं तो जो CH3 होता है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है 450 हर्ज और CH2 के लिए आती है 780 हर्ज। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों में हर्ज में वैल्यू क्या कर रही है, केमिकल शिफ्ट की वेरी कर रही है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे डेल्टा वैल्यू निकालते हैं तो देखो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ डेल्टा वैल्यू CH3 के लिए।
तो कैसे निकालूंगी, केमिकल शिफ्ट इन हर्ज कितना है 300 अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 मेगा हर्ज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 ppm। अगर अपन डेल्टा वैल्यू निकाल लेते हैं CH2 के लिए तो वो कितना आएगा, CH2 के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है 520 और स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी है 200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर इसका अपन भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 2.6 ppm यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं CH3 के लिए तो 450 डिवाइड बाय 300 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 ppm। डेल्टा CH2 कितना आ जाएगा 780 डिवाइड बाय 300, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 2.6 ppm। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ppm में वैल्यू क्या है सेम। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ppm कैसे आया, देखो यहाँ पे हर्ज है और ऊपर हर्ज है और नीचे क्या है मेगा हर्ज। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁶ हर्ज, तो हर्ज से हर्ज तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 10⁶ जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। ये जो 10⁻⁻6 होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो ये अपन ने देख लिया कि किस तरीके से ppm में डेल्टा की वैल्यू सेम रहती है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इनका फायदा क्या हुआ कि अपन 200 पे कर रहे हैं 300 पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 200 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है कि अपन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं जिसमें TMS की वैल्यू कितने पे मिलती है 200 मेगाहर्ट्ज पे, जिसमें TMS की वैल्यू कितने पे मिलती है 200 मेगाहर्ट्ज पे। अब जितने भी अपने मॉलिक्यूल के प्रोटॉन होंगे उससे वो कम फ्रीक्वेंसी पर लाई करेंगे, 300 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें TMS प्रोटॉन जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज पर रेजोनेट कर रहे हैं और अपने जो मॉलिक्यूल के प्रोटॉन है वो 300 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेंगे। अब अगर अपन इन दोनों का NMR स्पेक्ट्रा देखें तो इन दोनों में क्या अंतर दिखेगा, तो एक स्पेक्ट्रा अपन बना लेते हैं जिसमें 200 मेगाहर्ट्ज, इसमें क्या है 200 मेगाहर्ट्ज पर है ये, और ये है 300 मेगाहर्ट्ज पर। 300 मेगाहर्ट्ज। अब अपन को पता है कि NMR स्केल में यहाँ इस साइड में क्या होता है फ्रीक्वेंसी और इस वाली एक्सेस पर होता है इंटेंसिटी। लास्ट वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि इस वाली एक्सेस पर क्या होती है इंटेंसिटी और इस वाली एक्सेस पर होती है फ्रीक्वेंसी। तो अब अपन यहाँ पे क्या होगा, अपन को पता है कि इधर की साइड वैल्यू इसकी 0 होती है, फिर यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 और 10 तक यहाँ पे हो जाती है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किस पे होगी 0 पे, फिर 1 2 3 और 10 तक यहाँ पे हो जाएगी। तो अपन कह रहे हैं कि जो CH3 है उसकी वैल्यू कितने पे मिल रही है 1.5 पे, मतलब लमसम जो सिग्नल है वो कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो CH2 वाला है ये कितने पे देगा 2.6 पे, मतलब ये यहाँ पे देगा, तो एक सिग्नल हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो बात कर ली अपन ने 200 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन अगर अपन 300 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे बात करते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रा है ये क्या हो जाता है ब्रॉड हो जाता है। मतलब पहले 1 और 2 के बीच में कम डिस्टेंस थी, अब यहाँ पे देखो 1 और 2 के बीच में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस हो गई। तो अब जो है स्पेक्ट्रा हमें क्या मिलेगा, रिजॉल्व स्पेक्ट्रा मिलेगा, मतलब यहाँ पे अच्छा रिजोल्यूशन हो जाएगा, अच्छा रिजोल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई ज़्यादा, जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कम थी। तो अपन 200 की जगह 300 मेगाहर्ट्ज पे कब करेंगे, या फिर अपन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कब बढ़ाएंगे, सिग्नल जो है वो ओवरलैप करने लग जाए, हमें सिग्नल में क्या नहीं दिखे, क्लैरिटी नहीं आए, तो फिर हम क्या करेंगे उसको ज़्यादा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर उस मॉलिक्यूल को रेजोनेट करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा सिग्नल हमें क्या दिखेगा क्लियर दिखेगा एकदम। तो ये अंतर है कि हमें कितनी मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं। अब अपन को यहाँ पे क्या पता चलेगा कि जो केमिकल शिफ्ट जो होता है वो क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। डायमेंशन लेस क्यों होती है, क्योंकि अपन को पता है कि ऊपर हर्ज में क्वांटिटी थी और नीचे क्या थी मेगा हर्ज में क्वांटिटी थी। अब हर्ज तो एज इट इज रहा और मेगा हर्ज क्या होता है 10⁶ हर्ज।
हर्ज से हर्ज कैंसिल हो गया तो मतलब ये जो अपनी डायमेंशन थी ये तो क्या हो गई, यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। और 1/10⁶ है, ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶। और ये 10⁻⁻⁶ को ही अपन क्या बोलते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ से अपन को क्या पता लग रहा है कि जो अपनी केमिकल शिफ्ट होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। और दूसरी चीज़ ये पता लग रही है कि केमिकल शिफ्ट जो होता है वो फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अपना उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट, मैग्नेटिक फील्ड से क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट। अब अपन को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है तो जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उससे भी क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तीसरी बात अपन को यहाँ पे ये पता लगी कि जो टीएमएस होता है जिसको अपन एज ए रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, टीएमएस जिसको अपन एज ए रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, उसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है, उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो कितने पे मिलती है, हमें 0.00 ppm पर मिलती है। और चौथी बात हमें यहाँ पे ये पता लगती है कि जो एनएमआर स्केल होता है, ये जो एनएमआर स्केल है इसमें केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है, अपन को पता है कि यहाँ पे क्या होगा 0, फिर 1, फिर 2 और ऐसे कहाँ तक पहुँच जाएगा, 10 तक पहुँच जाएगा। तो ये जो स्कैन करता है, जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में जो डिटेक्शन होता है स्पेक्ट्रा का, वो किधर से स्टार्ट होता है, इधर से डिटेक्शन होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्कैन। अगर स्पेक्ट्रा जो है वो अपना इधर से स्कैन होना स्टार्ट होगा, मान लो अपन को यहाँ पे 2 पीक मिल रही है, एक पीक तो ऐसे मिल रही है और दूसरी पीक यहाँ पे मिल रही है, तो सिग्नल जो अपना स्पेक्ट्रा है वो इधर से बनना स्टार्ट होगा, इधर से ऐसे, फिर ये बनेगा, इधर से स्टार्ट नहीं होगा, ये ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, ये इधर से स्टार्ट होगा स्कैन होना। पॉइंट है यहाँ पे कि जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 12 ppm के बीच में लाई करती है, 0 से लेकर के 12 ppm तक के बीच में लाई करती है। ये किसके लिए अपन बात कर रहे हैं, प्रोटॉन एनएमआर के लिए। अपन का ये क्या चल रहा है, प्रोटॉन एनएमआर। जबकि अपन जब 13C एनएमआर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ppm की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 220 तक के बीच में होती है। अब अपन ने ये तो बात करी थी कि अगर अपन केमिकल शिफ्ट को डेल्टा स्केल में नापे, अगर मान लो कि अपन केमिकल शिफ्ट जो होता है उसके लिए एक और स्केल होता है जिसको अपन बोलते हैं टाउ स्केल। लेकिन ये टाउ स्केल जो होता है ये बहुत पुराना है और इसको अपन अब यूज़ में भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि टाउ स्केल जो होता है उसमें टाउ जो है वो होता है 10 का डेल्टा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो टीएमएस होता है अपना, टीएमएस एज ए रेफरेंस कंपाउंड होता है, उसके लिए टाउ की वैल्यू कितनी होती है 10.0 ppm। मतलब इसके ये कैसे बनाता है, डेल्टा स्केल कैसे होता है कि यहाँ पे जो टीएमएस रेफरेंस होता है उसके लिए 10 वैल्यू होती है ppm की, और ये इस तरीके से करता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये वैल्यू इस तरफ बढ़ती है, जबकि अपने डेल्टा स्केल में क्या थी, वैल्यू इस तरफ बढ़ रही थी डेल्टा की। ठीक है, ये इन दोनों में क्या है, बेसिक सा डिफरेंस है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल शिफ्ट्स की जो हमें याद रखनी है। जैसे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, CH3, इसकी वैल्यू होती है 0.9 से लेकर के 1.2 तक। अब एक ऐसा कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इससे 2 क्या जुड़े हुए, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप आ जाए तो हमें वैल्यू मिलती है 1.2 से 1.4 तक। अगर 3 एल्काइल ग्रुप आ जाए तो 1.4 से 1.7 तक। ये है अपना एलाइलिक प्रोटोन, ये C डबल बॉन्ड C, तो इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, एलाइलिक प्रोटोन। एलाइलिक प्रोटोन जो है उसके लिए केमिकल शिफ्ट मिलता है 1.7 पे। ये है अपना कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड की अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसे क्या अल्फा कार्बन होता है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है अपना अल्फा हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिलती है लमसम 2.3 ppm पे। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है कोई एल्काइल ग्रुप, तो ये अपन ने बना दिया C। इससे कोई भी 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, तो इस वाले प्रोटॉन की वैल्यू मिलती है 2.3 to 2.7 ppm पे। ये अपना है एसिटाइनिलिक प्रोटोन। एसिटाइनिलिक प्रोटोन जो होता है उसके लिए वैल्यू मिलती है 2.4 पे, या फिर 2 to 3 के बीच में भी इसकी वैल्यू वेरी
कर सकती है। अपना ओलिफिनिक प्रोटोन जो होता है उसके लिए वैल्यू मिलती है 4.5 to 6.5। फिर आती है अपनी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है कोई प्रोटोन, इसके लिए वैल्यू मिलती है 6.5 to 8.0। अगला आता है अपना एल्डिहाइड प्रोटोन जो होता है उसकी वैल्यू मिलती है 9 to 10, और एसिड जो होता है एसिडिक प्रोटोन की वैल्यू मिलती है 10 to 11। फिर ये कुछ ईथर्स की बात कर लेते हैं अपन, तो ये OCH3, इसमें ये जो हाइड्रोजन होता है कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी वैल्यू मिलती है 3.5 to 4, और जनरली हमें 3.8 पर ही देखने को मिलती है। अगला आता है अपना OCH2, मतलब इधर भी इससे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसकी वैल्यू मिलती है 4 to 4.5। अगर ऑक्सीजन के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे दो तरफ क्या जुड़े हुए हैं अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 to 4.7 ppm पे इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं इसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे आपको इन तीनों को एक साथ याद रखना है कि OCH3, OCH2, OCH, इनकी वैल्यू 3.5 to 4, 4 to 4.5 और 4.5 to 4.7। एक ग्रुप तो आपको इसको बना लेना है। एक ग्रुप बनाओगे आप इसको कि एल्डिहाइड और एसिड। एल्डिहाइड की वैल्यू जो होती है 9 to 10, और एसिड जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10 to 11। एसिडिक प्रोटोन ये वाला जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10 to 11। एक अपन इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे कि ये जो ओलिफिनिक प्रोटोन होता है उसकी वैल्यू होती है 4.5 to 6.5, और बेंजीन के ऊपर जो प्रोटोन होता है उसकी वैल्यू होती है 6.5 to 8.0। और ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, अगर ये सिंपल CH3 है तो 0.9 to 1.2, CH2 अगर आता है तो 1.2 to 1.4, CH अगर आता है तो 1.4 to 1.7, एलाइलिक अगर आता है तो 1.7। तो इनको आप याद हो गया 0.9 to 1.2, 1.2 to 1.4, 1.4 to 1.7 और लास्ट 1.7। फिर इन चारों को आपने एक साथ याद कर लिया। फिर देखा आपने कि यहाँ पे आ रहा है कार्बोनिल कंपाउंड, उसके साथ में कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब अपन अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं। तो अल्फा कार्बन जो है उसकी वैल्यू मिलती है हमें 2.3 पे। और अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन है, मतलब ये बेंजाइलिक पोजीशन है, इस प्रोटोन की वैल्यू मिलती है 2.3 to 2.7, और एसिटाइलिक प्रोटोन की वैल्यू मिलती है 2.4। तो ये तीनों भी क्या है अपने आसपास, मतलब साथ साथ से हैं ये। तो इस टाइप से आप 5 ग्रुप में डिवाइड करके इनको याद रखोगे। आप 2-3 बार इसको याद करोगे, इजीली याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अगला टॉपिक है अपना फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। इसमें अपन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रोटोन की शील्डिंग और डीशील्डिंग को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो फैक्टर है वो तो शील्ड करेगा और ये फैक्टर डीशील्ड करेगा। तो अपन देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला आता है अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इफेक्ट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इफेक्ट, कोई न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। अब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो अपन ने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे। तो कल अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि बी इफेक्टिव बराबर बी नोट माइनस बी लोकल। बी लोकल क्या था, वे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने न्यूक्लियाई को सराउंड किया हुआ था उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड बी लोकल। बी नोट क्या है, अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और बी इफेक्टिव है एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जिससे क्या करेगा, न्यूक्लियस एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि कोई ऐसा न्यूक्लियाई है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब मान लो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और अपन ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस किया। अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये कैसे इंड्यूस कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ये देखो यही डायरेक्शन है ना, इधर की साइड ये वाली डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को ये इंड्यूस कर रहे हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या था, बी लोकल। अब अपन कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बी लोकल की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बी लोकल की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि बी नोट तो अपन का फिक्स है, तो बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम।
बी इफेक्टिव की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि अब जो न्यूक्लियाई है वो कम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, कम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर कोई न्यूक्लियाई कम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब वो न्यूक्लियाई को रेजोनेट होने के लिए कम फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। अब न्यूक्लियाई को रेजोनेट होने के लिए कम फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, तो अब इसे क्या चाहिए, लोअर फ्रीक्वेंसी चाहिए। अपन ने कल देखा था कि ये जो एनएमआर स्केल होता है, आज भी अपन ने देखा था अभी अभी कि एनएमआर स्केल में फ्रीक्वेंसी जो है वो इधर की साइड बढ़ती है, मतलब इधर क्या मिलेगी, लोअर फ्रीक्वेंसी, और इधर की साइड मिलेगी अपन को हायर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हमें सिग्नल किधर की साइड मिलेगा, अप फील्ड की साइड, और ये क्या होता है अपना डाउन फील्ड। आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको आज कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डेल्टा वैल्यू कैसी होगी, लोअर, तो यहाँ पे डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। लेकिन ये तो बात कब थी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। लेकिन अगर मान लो कि अपना कोई मॉलिक्यूल है, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका मतलब क्या है कि वो उस कंपाउंड से वो एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो अब जो अपना हाइड्रोजन है, अपना जो प्रोटॉन है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, अभी जो अपन ने पढ़ा है ना सारी चीज़ें उसके ऑपोजिट होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी कम होगा, तो बी लोकल कम हो जाएगा। बी लोकल अगर कम होगा तो बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बी इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो बी इफेक्टिव ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उन न्यूक्लियस, अब जो न्यूक्लियाई है उन्होंने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही न्यूक्लियाई ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा तो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ डेल्टा वैल्यू जो है वो लाई करेगी। तो मतलब यहाँ पे हमें सिग्नल किधर की साइड मिलेगा, डाउन फील्ड की तरफ मिलेगा। सिग्नल किधर की तरफ मिलेगा, डाउन फील्ड की तरफ मिलेगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, कंक्लूजन क्या निकला इस बात का कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेल्टा वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी अपन ने अभी ये देख लिया। तो अब अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखो CH3I, CH3OH, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH4, और ये है CH3 का होल 4 सिलिकॉन। ये क्या है, अपना टेट्रामेथाइलसिलेन TMS, जिसे अपन एज ए रेफरेंस कंपाउंड काम में लेते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो जो आयोडीन है, सॉरी दिस इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। ऑक्सीजन की होती है यहाँ पे 3.5, क्लोरीन की होती है 3.1, ब्रोमीन की होती है 2.8, आयोडीन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, और यहाँ पे सिलिकॉन की होती है 1.8। ये अपन ने देख ली कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। यहाँ पे फ्लोरीन है 4.0, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.1, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5, हाइड्रोजन 2.1 और सिलिकॉन 1.8। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि डेल्टा वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब CH3F के केस में डेल्टा वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो होती है 4.26, इसके लिए होती है 3.40, इसके लिए होती है 3.05, 2.68, 2.16, 0.28 और इसके लिए होती है 0। ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी, मैंने तो बस आपको ऐसे ही बताया है जिससे आपके माइंड में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए चीज़ें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी हमारी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर अपन यहाँ पे हैलाइड्स को कंपेयर कर ले, जैसे ये रहा अपना CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो यहाँ पर देख रहे हैं CH3F के लिए 4.26 पे वैल्यू मिल रही है, डेल्टा वैल्यू मिल रही है, फिर 3.05, 2.68 और 2.16। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है।
तो अपन ने यहाँ पे तो क्या देखा कि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जुड़ रहा है। अगर मान लो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ने लग जाए तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उस कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन वो जो अपना प्रोटॉन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं CH, Cl3, CH2, CH3Cl और एक है अपना CH4 विच इज मीथेन। तो अगर यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे CH4। तो अगर मैं आपसे डेल्टा वैल्यू पूछूं कि सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू किसकी आएगी, तो ऑब्वियसली किसकी आएगी, CHCl3 की, फिर CH2Cl2 की, फिर CH3Cl की और फिर CH4 की। क्यों आएगी, इसका रीज़न क्या देंगे अपन कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इससे जुड़े हुए हैं कार्बन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये Cl जो है इस बॉन्ड पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो जो प्रोटॉन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कम शील्ड हो जाएगा। कम शील्ड का मतलब क्या है, प्रोटॉन यहाँ पे डी शील्ड हो जाएगा। प्रोटॉन के डी शील्ड होने का मतलब क्या है कि अब हमें सिग्नल कहाँ पे मिलेगा, डाउन फील्ड पे मिलेगा। तो इसीलिए इसके लिए डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। बता देती हूँ अगर मैं आपको डेल्टा वैल्यू की, ये मिलता है 7.27 पे, ये मिलता है 5.30 पे, ये 3.05 पे और ये मिलता है 0.28 पे। ये डेल्टा वैल्यू किस में है, सारी की सारी ppm में। तो यहाँ तक अपन ने जो दोनों एग्जाम्पल देखे थे उसमें डिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं था। अब अपन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें क्या डिस्टेंस वाला फैक्टर वर्क कर रहा है। जैसे कि ये है अपना CH3Br, एक है अपना CH3CH2Br और एक है CH3CH2CH2Br। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर ये वाले प्रोटॉन की बात करें अपन, तो यहाँ पे यहाँ पे केवल एक बॉन्ड है। इस वाले प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बीच में आ रहे हैं और यहाँ पे इस प्रोटॉन और इस Br के बीच में 1 2 3 बॉन्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है अपने प्रोटॉन से, मतलब जिस प्रोटॉन का अपन एनएमआर स्पेक्ट्रा चाहते हैं उस प्रोटॉन से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो प्रोटॉन है वो सबसे ज़्यादा डी शील्ड होगा, ये वाला प्रोटॉन उससे कम डी शील्ड होगा और ये वाला प्रोटॉन जो है वो उससे भी कम डी शील्ड होगा। तो डेल्टा वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए मिलेगी, इसके लिए, और फिर इसके लिए, और इसके लिए डेल्टा वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। तो ये अपन ने देख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। दूसरा फैक्टर अपना आता है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, अभी जब अपन ने इंपोर्टेंट केमिकल शिफ्ट्स देखे थे तो वहां पे देखा था अपन ने कि ये कोई कार्बन है और इस कार्बन की 4 वैलेंसी और इससे ये जुड़ रहा है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं डेल्टा वैल्यू अगर बताऊं तो 0.9 से लेकर के 1.7 तक इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जबकि अगर अपन बात कर लेते हैं ओलिफिनिक प्रोटॉन की, तो ये क्या है, ओलिफिनिक प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू मिलती है 4.5 to 6.5। अगर अपन बेंजीन रिंग की बात कर ले तो बेंजीन रिंग से जो अटैच्ड प्रोटॉन है उसकी वैल्यू मिलती है 6.5 to 8.0। अगर अपन बात कर लेते हैं एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की तो इसकी वैल्यू मिलती है अपन को 9 to 10। और लास्ट अपन देख लेते हैं एसिटाइनिलिक प्रोटॉन की, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 2.4 पे, या फिर मतलब 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये तो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन तो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि ठीक है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे इन तीनों में sp2 है और यहाँ पे sp है। अगर अपन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर लगाते हैं, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे परसेंट s कैरेक्टर कितना है, 25%। यहाँ पे परसेंट s कैरेक्टर कितना है, 33.33%। और यहाँ पे परसेंट s कैरेक्टर कितना है, 50%। अब अपन कह रहे हैं कि परसेंट s कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के।
तो अब यहाँ पे पता है कि अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी इसकी ज़्यादा। अब अपन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगा रहे हैं जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो इससे क्या होगा, तो ये जो प्रोटॉन है इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो उनके द्वारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपन कह रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेज, जिससे क्या होगा, बी लोकल डिक्रीज हो जाएगा। बी लोकल डिक्रीज होते ही बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बी इफेक्टिव इंक्रीज होने का मतलब है कि अब जो न्यूक्लियाई है उसके द्वारा ज़्यादा बी इफेक्टिव को, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हमें, उसकी अब जो डेल्टा वैल्यू है वो कहाँ पे मिलेगी, हमें डाउन फील्डेड रीजन में। कि जो वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी, डाउन फील्डेड रीजन में मिलेगी। डाउन फील्डेड रीजन का मतलब क्या है, हायर डेल्टा वैल्यू हमें मिलेगी, हायर डेल्टा वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे पता भी लग रहा है अपन को 0.9 to 1.7 होती है sp3 के लिए, तो लेकिन sp2 के लिए 4.5 to 6.5 होती है। लेकिन ठीक है ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं होता है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं होता है। यहाँ पे एक और फैक्टर आता है विच इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, विच इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अब अपन यहाँ पे देखें तो sp जो है उसके केस में तो परसेंट एस करेक्टर और भी ज़्यादा है, परसेंट एस करेक्टर और भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी न्यूक्लियस के चारों ओर। तो यहाँ पे डेल्टा वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए थी, और भी ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एसिटाइनिलिक प्रोटॉन होता है उसके लिए वैल्यू मिलती है 2.4 पे। तो अपन देखेंगे कि इस टाइप का वेरिएशन जो है वो हमें क्यों देखने को मिल रहा है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है ऐसा जो इतना वेरिएशन हमें इनकी वैल्यूज में देखने को मिल रहा है। तो अब अपन देख लेते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता क्या है। ये तो अपन ने देख लिया कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से। अब अपन देख रहे हैं कि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या होती है कि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है, एक डायरेक्शन डिपेंडेंट इफेक्ट। क्या होता है, एक डायरेक्शन डिपेंडेंट इफेक्ट। जो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो है उसमें क्या होता है कि अपन जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, जब अपन मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो करता है। कैसे करता है वो देखो। अब अपन को पता है कि एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस टाइटली हेल्ड रहते हैं बाय न्यूक्लियाई एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए इन रिस्पॉन्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब अपन मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्रीली मूव करते हैं, तो जब अपन मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी कंपाउंड पे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं सर्कुलर पाथ में। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया है तो जो न्यूक्लियाई है ये, अब न्यूक्लियाई के चारों ओर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से सर्कुलर पाथ में इस तरीके से ये क्या कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो मूव करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, इनके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो ये कैसे करते हैं कि ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इन्होंने इस टाइप से सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, और ये अपन ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये क्या करते हैं कि इस तरीके से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है ना बीच में न्यूक्लियस पे, यहाँ तो क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ये तो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अपना जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन निकल के आ रही है, एक तो वो जब सेम डायरेक्शन में हो और एक वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो।
एक तो वो सेम डायरेक्शन में हो और एक हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब वो सेम डायरेक्शन में होगा तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रीइंफोर्स करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे बी इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अपन को पता है कि जैसे ही बी इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगी, हायर फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। उसके लिए क्या चाहिएगी, हायर फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। अब अपन को पता है कि हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हायर डेल्टा वैल्यू, और हायर डेल्टा वैल्यू का मतलब क्या होता है, डाउन फील्ड रीजन में सिग्नल का मिलना, डाउनफील्ड रीजन में सिग्नल का मिलना। जबकि अगर अपन बात कर लेते हैं कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है तब क्या होगा, वो अपोज करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का। अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बी इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि अब फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर डेल्टा वैल्यू, और लोअर डेल्टा वैल्यू का मतलब क्या है, अब सिग्नल कैसे मिलेगा अपन को, अप फील्ड रीजन में। तो आई थिंक आपको इतनी बात यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपन इसको इस फिगर में शो करते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये तो क्या हो जाएगा अपना शील्डेड रीजन, ये तो क्या हो जाएगा अपना शील्डेड रीजन, और यहां से यहां तक का जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, डी शील्डेड। यहां से यहां तक का रीजन क्या हो जाएगा, डी शील्डेड। क्योंकि अपन को पता है कि डाउनफील्ड रीजन का मतलब क्या है, अपन को पता है कि डाउनफील्ड रीजन का मतलब क्या है, डी शील्डेड, और अपफील्ड रीजन का मतलब क्या है, शील्डेड। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ जो मैं बार बार में बोलूंगी, सबका मतलब एक ही होगा। देखो अपन यूं कह रहे हैं कि इधर की साइड जो एनएमआर स्केल में हायर फ्रीक्वेंसी होती है और इधर की साइड एनएमआर स्केल में होती है लोअर फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात अपन इसी को इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो डेल्टा वैल्यू वो किधर की साइड मिल रही है अपन को, डाउनफील्ड रीजन में। इधर की साइड अपन बोल सकते हैं इसको अपफील्ड रीजन में। यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हायर डेल्टा वैल्यू मिलेगी, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लोअर डेल्टा वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, डी शील्डेड, और यहाँ पे प्रोटॉन है शील्डेड। और अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब बी इफेक्टिव ज्यादा होगा तब अपन को क्या मिलेगी, हायर फ्रीक्वेंसी पे। बी इफेक्टिव से ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस हायर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा, और जब बी इफेक्टिव कम होगा तो जो न्यूक्लियाई है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा। इन सब का मतलब एक है और इन सब का मतलब एक है, और ये अपना है एनएमआर स्केल। ये है एनएमआर स्केल जिसमें इधर तो है फ्रीक्वेंसी जो राइट टू लेफ्ट बढ़ती है और इधर है अपनी इंटेंसिटी। ये आपको ब्रीफली सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, अपन ने ये देख लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो या तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने एसिटाइनिलिक प्रोटॉन की। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, एसिटाइनिलिक प्रोटॉन की। तो अपन ले लेते हैं एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। एसिटाइलिन क्या होता है, ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये H, ये होता है अपना एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। अपन को पता है कि एसिटाइलिन जो होता है वो क्या होता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल। कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी अरेंज रहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अपन कि कुछ मॉलिक्यूल, मैं एक मॉलिक्यूल बना लेती हूँ जो कैसे अरेंज है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, क्योंकि अपनी मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है हमेशा। तो अब ये इसी की पैरेलल में क्या हो गया, अरेंज हो गया मॉलिक्यूल। अब अपन को पता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। तो ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं।
अब अपन को ये भी पता है कि ये जब मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे। तो अपन ने ये बना दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। ये बना दिया अपन ने इनका मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है यहाँ पे, इंड्यूस। तो ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे अपन ने देखा, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि होता है शील्डेड जोन, शील्डेड, ये होता है डीशील्डेड, और ये भी होता है डीशील्डेड। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि अपना प्रोटॉन कहाँ पे लाई कर रहा है, शील्डेड रीजन में। अपना जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे है, शील्डेड रीजन में। तो अभी अपन ने देखा कि शील्डेड रीजन का मतलब क्या है, डेल्टा वैल्यू जो कैसे मिलेगी, लोअर डेल्टा वैल्यू यहाँ पे मिलती है। अब अपन ये कह रहे हैं कि जो अपने बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं उसमें से कुछ फ्रैक्शन जो है वो इस तरीके से अलाइन रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे अलाइन रहते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अपन वो भी बना लेते हैं एक बार कि ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे, मूव करेंगे इस तरीके से। तो ये मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब इनके द्वारा क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने इंड्यूस किया। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं उस वाले स्पेस में अपना प्रोटॉन यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये तो क्या है अपना शील्डेड। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा है, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही हो इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, डी शील्डेड, और ये हो जाएगा डी शील्डेड। तो अपन ने इस केस में क्या देखा कि जो प्रोटॉन है वो कौन से वाले रीजन में लाई कर रहा है, डी शील्डेड वाले रीजन में लाई कर रहा है। तो ये वाला जो फिगर है ये क्या बताता है कि अपना प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, डी शील्ड। प्रोटॉन क्या हो रहा है, डी शील्ड। तो हमें डेल्टा वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए, हाई मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आ गई, दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई, दोनों में क्या हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन होता क्या है कि जो डी शील्डिंग का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, शील्डिंग के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, हमें शील्डिंग देखने को मिलती है। और डेल्टा वैल्यू कहाँ पे मिलती है हमें, लमसम 2.4 पे 2 to 3 तक ये वेरी करती है। ओलिफिन, ओलिफिन। अब ओलिफिन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये क्या है, प्लेनर कंपाउंड है। इसमें ये जो C डबल बॉन्ड C है तो प्लेन में है, और ये क्या बता रहा है कि ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है, और वेज वाला बता रहा है कि ये टुवर्ड्स द व्यूअर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वही ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे सर्कुलर मोशन में। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना लेती हूँ। उधर सिंपल मैं हाइड्रोजन इधर बनाया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो अपन ने क्या बोला कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे ऐसे। तो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, और ये क्या है, अपनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे बीच में तो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये क्या रीजन है, ये तो शील्डेड रीजन है, और ये क्या है, डी शील्डेड, और ये भी क्या है, डी शील्डेड। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि जो प्रोटॉन है वो कौन से रीजन में लाई कर रहे हैं, डी शील्डेड रीजन में, डी शील्डेड रीजन में लाई कर रहे हैं। तो यही कारण है कि जो ओलिफिन्स होता है उनमें अपन को डेल्टा वैल्यू किस रीजन में देखने को मिलती है, डाउनफील्ड रीजन में देखने को मिलती है। और डेल्टा वैल्यू लमसम मिलती है हमें 4.52 लेकर के 6.5 ppm तक। यही क्या है यहाँ पे, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अगला अपना आता है एल्डिहाइड। जिन तीनों की अपन ने बात की थी वही तीनों को देख रहे हैं कि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट किस टाइप से शो कर रहे हैं। तो ये होता है अपना एल्डिहाइड, ये R और ये है H।
तो वही कि यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड है वो तो क्या है, अपोज कर रहा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रीइंफोर्स कर रहा है अपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे कौन सा रीजन हो जाएगा, ये शील्डेड रीजन हो जाएगा, यहाँ पे डी शील्डेड रीजन हो जाएगा, और ये भी कौन सा रीजन हो जाएगा, डी शील्डेड रीजन। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एल्डिहाइड के केस में भी जो प्रोटोन है अपना वो कहाँ पे लाई कर रहा है, डी शील्डेड रीजन में। तो यही कारण है कि इसकी जो वैल्यू है हमें डाउन फील्ड रीजन में मिलती है, या फिर इसके लिए डेल्टा वैल्यू हाई मिलती है। लेकिन इतनी हाई कि ओलिफिन जो होता है उसके लिए 4.5 to 6.5 मिल रही है, और एल्डिहाइड के लिए डायरेक्ट 9 to 10 मिल रही है, इसलिए इसके लिए होती है डेल्टा वैल्यू 9 to 10। तो यहाँ पे एक और फैक्टर आता है इस एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट के अलावा, विच इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर, जो अपन ने पहले पढ़ा था अभी। तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर है वो भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट तो लग ही रहा है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट तो लग ही रहा है। उसके साथ साथ में यहाँ पे और कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्टर लग रहा है। चौथा अपना आता है एरोमेटिक रिंग के बारे में। एरोमेटिक रिंग ये क्या है, अपनी बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग ये होती है, ठीक है, मतलब इसके पास में क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर कोई भी और भी एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग क्या, एरोमेटिक रिंग जो होती है वो क्या होती है, ह्यूकल रूल को फॉलो करती है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। अब ये जो सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, कि रिंग बना लेंगे। देखो ये अपनी बेंजीन रिंग है, अब ये जब मूव करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, एक रिंग बना लेंगे। अब इस रिंग में ये जो मूव कर रहे हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिंग करंट, इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिंग करंट। अब ये जो बेंजीन रिंग है इसके पास में ये क्या है, 6 हाइड्रोजन। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो यही है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अप्लाइड की, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये बीच में तो अपोज करेगा किसका, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, और यहाँ पे उसको रीइंफोर्स करेगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो बेंजीन के केस में भी जो प्रोटोन है वो लाई किस में कर रहे हैं, डी शील्डेड रीजन में। ये तो क्या है अपना शील्डेड रीजन, ये डी शील्डेड रीजन, और ये भी क्या है, डी शील्डेड रीजन। तो यहाँ पे प्रोटोन्स किस में लाई कर रहे हैं, डी शील्डेड रीजन में। इसी वजह से यहाँ पे जो बेंजीन रिंग होती है उसके जो प्रोटोन होते हैं उनके लिए डेल्टा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलती है, हमें 6.5 to 8 ppm तक इनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो मिलती है। मतलब कहाँ पे मिल रही है, डाउन फील्ड रीजन में, डी शील्डेड रीजन में इसकी वैल्यू मिलती है। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं 18 एन्युलिन का। 18 एन्युलिन, देखो ये 18 एन्युलिन बना लेते हैं, ये है 18 एन्युलिन। ये जो 18 एन्युलिन होती है इसमें ये अंदर वाले जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ये जो अंदर वाले 6 प्रोटॉन्स होते हैं ये तो किस में लाई करते हैं, शील्डेड जोन में, और ये जो 12 प्रोटॉन होते हैं बाहर वाले ये लाई करते हैं डी शील्डेड जोन में। तो ये जो 12 प्रोटॉन्स होते हैं बाहर वाले, आउटर वाले, इनके लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो मिलती है हमें 8.9 ppm पे, और 6 प्रोटॉन्स होते हैं इनर वाले, अंदर वाले, उनकी वैल्यू हमें मिलती है -1.8 ppm पे। अब अपन देख सकते हैं माइनस, मतलब ये कितना ज़्यादा डीशील्ड हो रहे होंगे ये प्रोटॉन, ये क्या स्ट्रांगली शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। अब अपन तीसरा फैक्टर देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला फैक्टर अपन ने देख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, दूसरा फैक्टर अपन ने देख लिया एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, तीसरा अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि मान लो ये कोई एल्कोहल है, ठीक है, और ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डेड है दूसरे मॉलिक्यूल से। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक ऑक्सीजन से तो पहले ही ऑलरेडी अटैच है, अब इसने एक ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड और बना लिया। तो इससे क्या होगा कि अब इस प्रोटॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब न्यूक्लियस को कम इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ है।
कम इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है, तो जो अब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो बी लोकल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और बी इफेक्टिव हो जाएगा इंक्रीज। अब ये अपन ने देखा बी इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो अब जो अपना न्यूक्लियाई है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा, तो यहाँ पे जो डेल्टा वैल्यू है वो भी क्या होगी, हायर होगी। डेल्टा वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, हायर होगी। तो इसी वजह से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो डेल्टा जो वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी डेल्टा वैल्यू जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डेल्टा वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी डेल्टा वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अपन को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंटर और एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर। एक तो होती है इंट्रामोलिक्यूलर और एक होती है इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ये एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन, इसके पास में है हाइड्रोजन, ये क्या है अपना ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये तो क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर में क्या होगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। जैसे ये मान लिया अपन ने NO2, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन। अब ये अपना दूसरा मॉलिक्यूल आता है पैरानाइट्रोफिनोल का, दूसरा मॉलिक्यूल आता है ये OH, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये प्लस। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या हो गई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, PMR जो 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो एक अच्छा सोर्स होती है अपन को पता लगाने का कि किसी मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कैसे, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में ही हो रही है। अब मान लो कि अपन ने यहाँ पे क्या करवा दिया, डाइल्यूशन करवा दिया। डाइल्यूशन अगर करवा देंगे तो अब अपन को पता है कि जैसे ही डाइल्यूशन करवाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें डाइल्यूशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो मान लो कि पहले अपने पास में 20 मॉलिक्यूल थे जिनमें से सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। अब जैसे ही अपन डाइल्यूशन किया तो कुछ मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो यहाँ पे होगा क्या, डाइल्यूशन से जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो अपनी डेल्टा वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, जबकि इंट्रा के केस में डेल्टा वैल्यू नहीं बदलती है। तो ऑन डाइल्यूशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग does not break, hence has no effect on delta value, but intermolecular hydrogen bonding breaks on dilution, hence delta value alters। तो मतलब ये क्या हो गई, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डाइल्यूशन, ये क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, इसलिए ये क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, जबकि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है। चौथा और लास्ट फैक्टर आता है वॉन डर वाल्स डीशील्डिंग। वॉन डर वाल्स डीशील्डिंग, इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूं। जैसे ये अपने पास में ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन एक दूसरा कंपाउंड है ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन और CH3 है, तो ये CH3 क्या, बल्कि ग्रुप, इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, जबकि इन दोनों के बीच में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो यहाँ पे कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। जैसे ही इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा या फिर रिपल्शन होगा तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है, इसके लिए डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अगर डेल्टा वैल्यू की बात करें अपन इस वाले प्रोटॉन के लिए अगर बात करते हैं डेल्टा वैल्यू की, तो इस वाले केस में ज़्यादा होती है डेल्टा वैल्यू एज कंपेयर टू दिस। ये अपन ने देख लिया वॉन डेर वाल डीशील्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है केमिकल शिफ्ट और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, कि कोई मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें देगा। ओके गाइस, थैंक यू।